हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीटीपी और तैयारी हम आपकी करवा रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम की। तो बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर है आज का वह है चिंतन व कल्पना। इससे पहले हम बेसिक से चल रहे हैं, पहले पार्ट से आपको कम्प्लीटली हमने बता रखा है। तो एक नज़र हम हमेशा की तरह अपने पिछले पाठों के थोड़ा सा इन्फो पर डालते हैं, जिससे कि आपको अगर कोई चीज़ आपके दिमाग से उतर गई है या छूट गई है आपसे, या आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देख पाए हैं उस चीज़ को, तो आपको यह कंठस्थ रहे कि ये चीज़ भी हमको देखना है। तो बच्चों, बिना देर किए हम फटाफट अपने पिछले पाठ्यक्रम को एक नज़र में दोहराते हैं, दिखाते हैं, मतलब समझाते हैं, बताते हैं आपको, और फिर उसके बाद अपना ये पाठ चिंतन व कल्पना शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया कि सीटीपी में सीटेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने जो चैप्टर अपना शुरू से शुरू करा था, देखिए पाठ्यक्रम में जो सारी ही चीज़ें आपकी जो कि सीटेट के पाठ्यक्रम में थी वो डिटेल से हमने आपको बताई हुई हैं। उसमें आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं। और फिर पाठ जो हमारा सीरियल से शुरू हुआ उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय, इसमें शिक्षा का मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा का अर्थ अलग अलग बताया है। फिर व्युत्पत्ति बताई है, मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, कक्ष में मनोविज्ञान का उपयोग, परिभाषाएं, शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या क्या योगदान रहा है वह बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाल विकास की अवधारणा की थी, और बाल विकास की अवधारणा इसका अधिगम से संबंध, विकास, उसमें विकास का तात्पर्य, अवधारणा, अभिवृद्धि, विकास में अंतर, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांतों को बताया। फिर अगला चैप्टर आपका रहा था विकास की अवस्थाओं का, जिसमें हम लोगों ने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, विकास के सामाजिक लक्षण आदि के बारे में अध्ययन कराया था। नेक्स्ट वीडियो हमारी रही थी मनोविज्ञान के संप्रदाय की, जिसमें संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक व गेस्टाल्टवाद की जानकारी आपको दी गई थी। फिर था अगला चैप्टर हमारा अधिगम व अधिगम के सिद्धांत का, जिसमें विभिन्न परिभाषाएं थीं, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ थीं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत थे। इसमें थार्नडाइक का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत और आदि बहुत सारे सिद्धांत उसमें हमने आपको बता रखे हैं। फिर अगला चैप्टर हमारा रहा था बुद्धि का, बुद्धि में बुद्धि की परिभाषा, अर्थ, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि व आईक्यू जो होता है, आईक्यू का हमेशा ही क्वेश्चन फंसता है, और बुद्धि लब्धि सारणी पर भी आपसे हमने चर्चा कर ली है। तो अगला चैप्टर हमारा रहा था स्मृति व विस्मृति का, जिसमें हमने स्मृति की परिभाषा, स्मृति के प्रकार, विशेषताएं, अच्छी स्मृति, प्रभावी कारक, परस्पर संबंध के नियम, मूल्य नियम, गौण नियम, और विस्मरण तथा विस्मृति जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा, सक्रिय विस्मृति, विस्मृति के कारक, निष्क्रिय विस्मृति, सैद्धांतिक कारक, सामान्य कारक आदि आपको बता रखे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहा था हमारा रुचि का, रुचि, उसमें हमने रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, रुचि परीक्षण, व्यावसायिक रुचि मापन, सामान्य रुचि मापन, ध्यान बताया था। फिर नेक्स्ट चैप्टर था हमारा ध्यान की अवधारणा, जिसमें ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का हमने चर्चा किया था आपसे। फिर उसके बाद था हमारा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा वाले चैप्टर में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में आपको बताया था। फिर नेक्स्ट चैप्टर था हमारा संवेग का, संवेग में जो था उस संवेग का अर्थ, परिभाषा, मैकडुअल के जो है 14 संवेग जो पूरे हैं वह आपको विस्तार से बताए थे, उनके महत्व, विशेषताएं, प्रोजेक्ट विधि के, और उसके अलावा प्रोजेक्ट विधि के बारे में, किंडरगार्टन विधि के बारे में, ह्यूरिस्टिक विधियों के बारे में और अभिप्रेरकों के प्रकार के बारे में आपसे चर्चा की थी। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो था हमारा अधिगम का मूल्यांकन, जिसमें हमने अधिगम का अर्थ, व्यापक मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन की विधियाँ, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची, विवरण विधि आदि के बारे में चर्चा की थी। मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बताया था, परिमाणात्मक व गुणात्मक, संरचनात्मक और आंकलित या योगात्मक परिणाम जो है प्रकार। फिर आ जाता है आपका संरचित मानकीकृत साक्षात्कार के बारे में बताया था, और असंरचित मानकीकृत साक्षात्कार के बारे में भी आपको हमने इसी में बताया था। साक्षात्कार के सोपानों के बारे में बताया था आपको, जिसमें आपका उत्तम परीक्षण, प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया, सतत मूल्यांकन विधियाँ, और आपका था क्रियात्मक शोध के बारे में भी उसमें बताया था। तो यह था हमारा पिछला जो पाठ्यक्रम जो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और यदि आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है
तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोई भी चैप्टर आपसे छूट ना जाए। देखिए, ऐसा नहीं है हर वीडियो में मैं बता रही हूँ तो उसका जो है आप स्किप करके देखें। स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, आप क्या पता कोई चीज़ ऐसी जो हमने बताई है वो चीज़ आप पिछली वीडियो में हमारी ना देख पाए हों, या नहीं आपने उस चीज़ को पढ़ा हो। और प्रश्न तो आपको मालूम है पेपर में कैसा आता है, घुमा के आता है ना। तो हर चीज़ को पहले तो आप पाठ के उसमें पढ़िए। क्वेश्चन आंसर तो करने का काम हमारा लास्ट का है। जब हम पाठ को कम्प्लीटली पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर को हल करें, क्वेश्चन को हल करें, तभी हम उसका सटीक उत्तर दे पाते हैं। सीधे सीधे हम क्वेश्चन आंसर अगर आपको करा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर तो दे देंगे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम टाइम में बैठते हैं तो कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपस में मिल जाते हैं कि इसका शायद आंसर ये होगा, इसका शायद आंसर ये होगा, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसमें हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपका काम है कि पाठ को पूरा कम्प्लीटली पढ़ना। इसलिए हम आपको बेसिक से पहले पार्ट से लेकर चल रहे हैं और सबसे पहले पार्ट का ही अध्ययन करा रहे हैं। और जब कम्प्लीटली आपका पूरा अध्ययन हो जाएगा वो पुस्तक का, उसके बाद हम आपको जो है 30 क्वेश्चन की सीरीज़ उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपके परीक्षा काल तक समय तक चलेंगी। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर चिंतन व कल्पना। देखिए, यहाँ पर है चिंतन समस्या समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान हेतु बाहरी तत्वों के स्थान पर आंतरिक ज्ञान को अधिक महत्व देता है। ठीक है, आंतरिक ज्ञान को, क्योंकि चिंतन तो आंतरिक ज्ञान से है ना। फिर देखिए चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताएं देखिए, चिंतन का प्रारंभ समस्या या कठिनाई या बाधा से होता है। चिंतन की समाप्ति समस्या समाधान द्वारा होती है। जब तक हम चिंतन करते रहते हैं, जब तक समस्या हमारी बनी रहती है कि कैसे इसका समाधान होगा, और जब समाधान हो जाता है तो चिंतन की जो है समाप्ति हो जाती है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। देखिए, इस चीज़ को विशेष तौर पर देखिएगा कि चिंतन की प्रक्रिया जो होती है कैसी होती है, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है आपका, चिंतन की प्रक्रिया कैसी होती है। ये 3 ऑप्शन होते हैं और अगला एक जो है दे देते हैं ये सभी, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। फिर आ जाता है आपका चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार में आपके प्रत्याक्षात्मक प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकार, मूर्त प्रकार, स्थूल प्रकार चिंतन शेष अवस्था में। इन प्रकारों में आपके प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया गया है। यह चिंतन छोटे बच्चों, मंदबुद्धि बालकों और पालतू जानवरों हेतु उपयोगी होता है। अब देखते हैं यहाँ प्रत्यात्मक, अमूर्त और सूक्ष्म चिंतन, जो कि बड़े लोगों में होता है। यह चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। भाषा व संकेतों को अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। यह चिंतन डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों आदि में पाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कलात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक चिंतन। ये बालावस्था में पाया जाता है। इसमें मौलिकता को अधिक महत्व देते हैं। बालावस्था में बालक के कलात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाते हैं। यह चिंतन कलाकार, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार में पाया जाता है। फिर आ जाता है आपका तार्किक चिंतन। इसमें तर्क वितर्क व वाद विवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे देखिए चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया। चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया के जो है आपकी गिलफोर्ड के अनुसार 5 प्रकार की है। देखिए, एक ग्राफ के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया 5 प्रकार की है। संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। ठीक है, ये हेडिंग्स याद करिए, आप अपने नोट्स बनाइएगा तो ये लिख लीजिएगा, ये ग्राफ ही याद कर लीजिएगा। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन की बौद्धिक प्रक्रिया के 5 भाग हैं। संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। संज्ञान में आपका होता है ज्ञान प्राप्ति करना, पहचान करना या खोज करना। स्मृति में याददाश्त क्षमता का वो होता है प्रक्रिया। अभिसारी चिंतन में बहुत सारे विकल्पों में से एक को चुनना होता है। देखिए, अभिसारी चिंतन क्या चीज़ होती है, बहुत सारे विकल्पों में एक को चुनना अभिसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी चिंतन, मौलिकता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है अपसारी चिंतन में। और मूल्यांकन जो होता है आपका अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे हैं आपका चिंतन के स्रोत। देखिए, चिंतन के स्रोतों में 2 स्रोत दिए हुए हैं, भाषा और प्रतीक चिन्ह। भाषा देखिए, भाषा और प्रतीक चिन्ह। भाषा देखिए, चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम अपने आप से बात करते हैं,
अतः कहा गया चिंतन एक प्रकार की आंतरिक भाषा है। देखिए चिंतन करते हैं तो हम अपने स्वयं में करते हैं ना, तो अपने आप से ही बात करते हैं कि कैसे हो सकता है, ये इसका उपाय क्या होगा, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, या अपने हम अंदरूनी अपने आप से बातें करते हैं और स्वयं ही उसका हल हम अपने आप से ही निकालते हैं। तो ये चिंतन होता है ना। फिर आता है प्रतीक व चिन्ह। बोरिंग लैककील्ड व बेल्ट ने लिखा है कि प्रतीक एवं चित्र मोहरे एवं गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका बोरिंग और लैककील्ड व बेल्ट के अनुसार क्या है, प्रतीक एवं चित्र मोहरे एवं गोटियां हैं। प्रतीक एवं चिन्ह जो हैं आपके वे मोहरे एवं गोटियां हैं जिनके द्वारा चिंतन का महान खेल खेला जाता है। अब देखिए कल्पना। कल्पना क्या है? कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों जिसके द्वारा पुनर्संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है। देखिए कल्पना और चिंतन, ठीक है, चिंतन का दूसरा ही रूप है कल्पना। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है इसके द्वारा अतीत की अनुभूतियों को जिसके द्वारा पुनर्संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है, वह कल्पना कहलाता है। देखिए चिंतन क्या चीज़ होती है? चिंतन वह चीज़ होती है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने पर हम सोचते हैं, ठीक है। और कल्पना वो चीज़ होती है जो हमारे पहले समय बीत चुका है उसको हम सोचते हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है। देखिए चिंतन और कल्पना में अंतर समझ में आया। कल्पना जो होती है हमारी, वह बीती हुई बातों को याद करना कल्पना है, और चिंतन है समस्या के उत्पन्न होने पर सोचना कैसे इसका समाधान होगा, वह चिंतन है, ठीक है। अब देखिए मैकडोवेल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ठीक है। दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन ही कल्पना है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से कल्पना और चिंतन? कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा ना बिल्कुल किसी प्रकार का? हाँ, देखिए बहुत अच्छे से आपको बताया जा रहा है, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से आप जो है पूरा मज़ा खो देंगे। देखिए अगला, देखिए कल्पना की विशेषताएं। कल्पना समझ में आया? कल्पना की विशेषताएं। कल्पना की विशेषताओं में पूर्व अनुभव और सृजन शक्ति। जैसा कि बताया था, पूर्व अनुभव यानी बीती हुई बातें पहले की। पूर्व अनुभव में कल्पना का आधार पूर्व अनुभव होता है, यानी पहले से जो हमारी संग बीत चुकी होती है, जो हमने किया हुआ होता है, उस वही कल्पना होती है ना। और सृजन शक्ति, कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है, ठीक है। समझ में आ गई? कल्पना के प्रकार। कल्पना के प्रकार विलियम मैकडोवेल के अनुसार देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पुनरुत्पादक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। देखिए पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना, ये दोबारा उत्पादक करना, और ये उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना 2 प्रकार की होती है, रचनात्मक और सृजनात्मक, ठीक है। ये आ गया आपका चिंतन और कल्पना के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये चिंतन और कल्पना का चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हमारा रहेगा बालकों की पहचान, जिसमें हम विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक आदि के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखा भी करें, कम्प्लीटली पूरी बिना स्किप करे देखा करें, है ना। क्योंकि बिना स्किप करे अगर आप देखेंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। हमारा क्या, हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगी हमारी, और आपको क्या फ़ायदा है, आपको पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्ण लाभ हमसे लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। और हमारे साथ बने रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसका नाम होगा बालकों की पहचान। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।